आज हम यहाँ पे हम हमारा न्यू पाठ क्रमांक 5 जूलिया देखेंगे। तो सबसे पहले ये जूलिया है क्या? प्रश्न आता होगा आपके दिमाग में कि ये जूलिया है क्या। तो बच्चों, जूलिया यहाँ पे एक चित्र मैं आपको दिखा रही हूँ, तो आप इस चित्र को ध्यान से देखें। क्या दिख रहा है आपको? एक औरत है जो बच्चों का ख्याल रख रही है, बहुत छोटे छोटे बच्चे है ना। तो ये क्या है आपको पता होगा? चाइल्ड सेंटर बच्चों का केंद्र होता है, जहाँ पर अनाथ बच्चे रहते हैं या फिर जो माँ बाप अपने बच्चों को नहीं संभालते, ऐसे बच्चे वहाँ पे पढ़ लिख कर बड़े होते हैं और उन्हें जो लोग संभालते हैं, जो ये देखिए जो ऐसी औरतें संभालती है, उन्हें हम जूलिया कहते हैं। ठीक है, जूलिया मतलब वही होते हैं जो इन ऐसे छोटे छोटे बच्चों को संभालती है। यहाँ पे भी अगर आप गौर से देखेंगे तो क्या देखने को मिल रहा है? ये एक चाइल्ड सेंटर है, बच्चों का केंद्र है। तो मैं आपको कुछ सवाल यहाँ पे जो आपके बुक में है कि बच्चों को केंद्र में रखने के कारणों पर चर्चा करें। तो इन बच्चों को ऐसे केंद्र में क्यों रखा जाता है? कोई आइडिया है आपको? तो मैं बताती हूँ। देखिए, बच्चों को क्या होता है, अक्सर कुछ माँ बाप बच्चों को जन्म देते ही कभी कभी वो नहीं रहते दुनिया में, तो या फिर माँ नहीं रहती है तो या फिर दोनों भी नहीं रहते हैं, कभी कभी ऐसा होता है। तो जब माँ नहीं देखभाल कर पाती तब बच्चों को यहाँ पे भेजा जाता है, जहाँ पे ये जो औरतें होती है ये उनकी देखभाल करती है, उन्हें पढ़ाती है, लिखाती है, उन खाना खिलाती है, सब कुछ जो भी बच्चों के एक माँ जैसा प्यार वो अपने केंद्र के बच्चों को देती है। तो कारण अलग अलग हो सकते हैं, या फिर वो उनके माँ बाप को बहुत काम रहता है इसलिए वो बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे पाते, शायद इसलिए वो बच्चों को केंद्र में रखते हैं। या फिर अगर बच्चे की माँ इस दुनिया में नहीं रही हो तो फिर बच्चों को वो केंद्र में रखते हैं, जहाँ पर यहाँ पे देख सकते हैं आप ऐसी इन जैसी औरतें यहाँ पे आप इस फिगर में देख सकते हो। तो ये औरतें जो है ये इन छोटे छोटे बच्चों का ख्याल रख रही है। तो ये एक माँ की तरह उन बच्चों को प्यार करती है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे दिखाई दे रहे होंगे आपको यहाँ पे। तो ये बच्चे भी इनके साथ एकदम घुल मिल जाते हैं, तो इन्हें ही हम जूलिया कहते हैं। आपको अभी जूलिया क्या है ये समझ आ गया होगा, मैं ऐसी आशा करती हूँ। तो यही होते हैं जूलिया, जो बच्चों की केयर करते हैं। तो आप अब एक सवाल है, दूसरा सवाल जो आपके टेक्स्ट बुक में मौजूद है कि बच्चों को वहाँ भेजने पर उनके मन में जो विचार आते होंगे वह स्पष्ट करने के लिए कहे। तो बच्चे जब वहाँ पे जाते हैं तो उनके मन में विचार क्या आते होंगे? तो यही आते होंगे कि ये हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, और फिर अगर हमारी इतनी फैमिली होते हुए भी हम यहाँ पे हैं तो क्यों ऐसा, और ये लोग हैं कौन जो हमारी केयर कर रहे हैं। तो कभी ना कहीं ये इन औरतों को ही उनकी माँ समझ बैठते हैं। ठीक है, और ये जो समस्या है जो बच्चों के मन में पैदा होती है उसका क्या हल है कि हर माँ बाप को अपने बच्चों का ख्याल रखना ज़रूरी है, उन्हें आना चाहिए, है ना। हाँ, अनाथ बच्चे भी ऐसे बहुत है जिनके कोई माँ बाप नहीं होते, उनकी भी केयर ये जूलिया लेती है। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको ये जूलिया वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब ये पाठ किसने लिखा है? तो इस पाठ के लेखक है अंतोन चेखव जी। यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे उनका आपको चित्र भी दिखाई दे रहा होगा। यह है अंतोन चेखव जी।
इनसे अगर हम परिचय लेंगे तो इनका जन्म 29 जनवरी को हुआ था। तगान रोग रूस, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था 29 जनवरी को, और इनका मृत्यु 15 जुलाई 1904 में हुआ था। तो ये है उनके जन्म और मरण के डिटेल्स यहाँ पे दिए गए हैं। फिर अगर हम उनसे परिचय करना चाहेंगे तो ये महान रूसी साहित्यकार अंतोन चेखव प्रसिद्ध कथाकार और नाटककार थे। तो अंतोन चेखव जी यह प्रसिद्ध कथाकार, मतलब जो भी अलग अलग स्टोरीज होती है, कथाएं होती है, यह लिखने में वह प्रसिद्ध थे। और वह नाटककार भी थे। नाटककार मतलब जो भी नाटक, अलग अलग नाटक होते हैं ना, ड्रामाज होते, तो इसमें भी वह बहुत प्रसिद्ध थे, फेमस थे। उनकी कहानियाँ में सामाजिक कुरीतियों का व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है। तो उनकी कहानियों में मतलब अपने जो सोसाइटी में, अपने जो समाज में क्या क्या समस्याएं होती है उनका यहाँ पे समर्पण किया गया है। उनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ यहाँ पे हमें दी गई है। तो क्या है वो प्रमुख कृतियाँ है, सॉरी, देखिए, एडी स्टोरी, द वाइफ उपन्यास, अन्ना ऑन नेक, अ बेड बिजनेस, द बर्ड मार्केट, ओल्ड एज, ग्रीशा आदि कहानी, इवानोव, द चेरी ऑर्चर्ड आदि नाटक। तो यहाँ पे कुछ मैंने अभी नाम लिए। तो ये सब आपने कुछ नोटिस किया, ये जो भी उनकी ये प्रमुख कृतियाँ हैं, ये जो भी मैंने उनकी कहानियों के आपको नाम बताए, ये सब इंग्लिश में है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो लेखक थे ये है अंग्रेजी है, इंग्लिश में थे सब कुछ, है ना। और ये जो उनकी कहानियाँ है ना, ये सब इंग्लिश नाम के, देखो, अन्ना ऑन नेक, अ बैड बिजनेस, द बर्ड मार्केट, ओल्ड एज, ग्रीशा, ये उनकी जो भी कहानियाँ है ये सब अंग्रेजी भाषा में दी गई है, क्योंकि यह अंग्रेजी कथाकार और नाटककार भी थे। और कुछ उनके नाटकों का नाम भी दिया है, इवानोव और द चेरी ऑर्चर्ड। तो ये सब कुछ आपने कुछ नोटिस किया, ये सब कुछ इंग्लिश में दिया गया है। क्यों? क्योंकि वह अंग्रेजी में थे, ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम, जस्ट अ मिनट। तो गद्य संबंधी मतलब अपने इस पाठ में क्या दिया गया है, ये देखिए। ये एक एकांकी है। भी एकांकी मतलब क्या? एक छोटा सा नाटक है और इसका आकार छोटा होने के कारण इसमें एक ही कथा होती है। ये जो ड्रामा है इसका आकार छोटा होता है, मतलब ये छोटा सा होता है और इसमें एक ही कथा होती है, और इसकी कथा व संवाद आदि से अंत तक रोचक और आकर्षक होते हैं। मतलब ये जो ड्रामास होते हैं इनमें जो स्टोरीज दिए गए थे और जो भी कॉन्वर्सेशन होता है, संवाद होता है, मतलब दो लोगों के बीच में की बातें, फिर अलग अलग कथाएं, ये सब अंत तक मतलब एंड तक एकदम आकर्षित होते हैं। मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि आगे पढ़ते ही जाए, बस पढ़ते ही जाए। प्रस्तुत एकांकी में रचनाकार ने दबूपन को त्याग कर अपने अधिकार न्याय के लिए सजग रहने हेतु प्रेरित किया गया है। तो यहाँ पे प्रेरित मतलब क्या? मतलब इंस्पिरेशन, इंस्पायर, ठीक है। न्याय मतलब हमारे जो भी राइट्स हमें मिलने चाहिए। तो त्याग मतलब सेक्रीफाइस, ठीक है।
तो इसमें शांत नहीं रहना चाहिए, हमें शांत नहीं रहना चाहिए, हमें अपना ये शांतपन जो है, शांतपन मतलब हम शांत रहते हैं, शांत रहने की ये जो आदत है, मतलब कुछ ना कहने की, इसे त्याग कर अपने जो भी अधिकार है उसके लिए हमें लड़ना चाहिए, न्याय के लिए हमें अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। यह प्रेरणा हमें इस कहानी से मिलती है। ठीक है, ये हो गया गद्य संबंधित। अभी हम वो पर्टिकुलर ये जो अपनी पार्ट है ये हम शुरू करेंगे। देखो, बच्चों की गवर्नेंस जूलिया विल्सेदेवना आती है। तो जूलिया विल्सेदेवना आती है, ये बच्चों की गवर्नेंस मतलब उन्हें मैंने जैसे कि आपको पहले पिक्चर में दिखाया था, उन्हें उनकी देखभाल करती है। तो जैसे जूलिया आती है, वह दबे स्वर में मतलब एकदम धीमे धीमे आवाज़ में कहती है, आपने मुझे बुलाया था मालिक। ऐसे एकदम धीमे आवाज़ में, दबे स्वर में वह कहते हैं, जो भी उनके जो गृहस्वामी है, जो मेन है, उन्हें कहती है, आपने मुझे बुलाया था मालिक। तो फिर वह जो गृहस्वामी है वह कहते हैं, हाँ हाँ, बैठ जाओ जूलिया, खड़ी मत रहो। तो फिर गृहस्वामी कहते हैं, हाँ मैंने बुलाया था, मतलब उन्होंने बुलाया था जूलिया को, और वो कहते हैं कि तुम बैठ जाओ, तुम ऐसे खड़ी मत रहो। और जैसे ही जूलिया बैठती है, वह शुक्रिया अदा कहती है बैठने के लिए, परमिशन देने के लिए, और वो बैठ जाती है। फिर गृहस्वामी, जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी, और जितना मैं तुम्हें जान सका हूँ, मुझे लगता है कि तुम अपने आप पैसे भी नहीं मांगोगी, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। हाँ, तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी ना। तो अभी यह जूलिया से कुछ बातें करते हैं, कौन? गृहस्वामी। क्या कहते हैं कि वह जूलिया से कहते हैं कि वह जूलिया की जो भी तनख्वाह है, अभी तनख्वाह मतलब क्या? सैलरी। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, तो तनख्वाह मतलब क्या? सैलरी। तो वह जूलिया से कहते हैं, तुम्हारी जो भी सैलरी है उसका मैं हिसाब मतलब कैलकुलेशन करना चाहता हूँ, मतलब जो भी तुम्हारी सैलरी है वो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, उसका हिसाब करके मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। और वह ऐसा कहते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि कि जूलिया को पैसों की ज़रूरत होगी, और वो कहते हैं कि जितना वह तुम्हें जितना वो उन्हें मतलब जूलिया को जानते हैं, गृहस्वामी कहते हैं कि जितना वो जूलिया को जानते हैं, उतना तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो है खुद से पैसे नहीं मांगने वाली, इसलिए वह खुद से ही मतलब गृहस्वामी अपने आप से ही उन्हें पैसे देना चाहते हैं। फिर इतना कहते हुए वो आगे कहते हैं, हाँ तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी ना। तो उसकी तनख्वाह क्या तय हुई थी, ये उन्हें पूछते हैं कि तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल, अभी रूबल यहाँ पे ये यूनिट है मनी के लिए, तो यह तय हुई थी ना 30 रूबल महीने के लिए। यह ऐसा प्रश्न जूलिया को पूछते हैं। फिर आगे जूलिया कहती है विनती स्वर में, विनती रिक्वेस्ट वाले स्वर में, जी नहीं मालिक, 40 रूबल। तो वह कहती है कि नहीं, कि मेरी तनख्वाह 30 रूबल नहीं 40 रूबल तय हुई थी। फिर गृहस्वामी कहते हैं, नहीं भाई 30, ये देखो डायरी, पन्ने पलटते हुए, मैंने इसमें नोट कर रखा है, मैं बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाली हर गवर्नेंस को 30 रूबल महीना ही देता हूँ। तुमसे पहले जो गवर्नेंस थी उसे भी मैं 30 रूबल ही देता था। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि वह गृहस्वामी जूलिया को पूछते हैं, तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी ना, ऐसा प्रश्न उसे पूछते। तो जूलिया कहती नहीं, मतलब एकदम विनती स्वर में, क्योंकि जैसे कि हमें पता है, अगर हम एक सिंपल एग्जांपल ले ले, एक टीचर है और एक स्टूडेंट है,
तो स्टूडेंट टीचर से कैसे बात करते हैं, एकदम स्लो आवाज़ में, थोड़ी ना ऐसे चिल्लाकर कुछ कहते हैं, नहीं। तो ऐसे विनती भरे स्वर में वह गृहस्वामी से कहती है कि जी नहीं मालिक, मेरी तनख्वाह 40 रूबल तय हुई थी। फिर यहाँ पे गृहस्वामी कहते हैं कि नहीं नहीं भाई, 30। मतलब अपने डायरी के जो पन्ने पलटते हुए वह दिखाते कि ये देखो मेरी डायरी, 30 तय हुई थी तुम्हारी तनख्वाह। और उन्होंने कहा कि मैंने मेरी डायरी में सब कुछ नोट किया है। तो ऐसे पन्ने पलटते हुए वह बात कर रहे थे जूलिया से। और वह कहते हैं कि जो भी बच्चों की देखभाल करते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं, उस हर गवर्नेंस को, मतलब उनकी क्या कहते हैं, केंद्र में जो भी गवर्नेंस है, उन सबको गवर्नेंस है, उन सबको वह 30 रूबल महीना ही देते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि तुमसे पहले जो गवर्नेंस थी उसे भी वह 30 रूबल ही देते थे तनख्वाह, है ना। तो फिर वो कहते हैं कि तुम यहाँ पर 2 महीने से काम कर रही हो। तो जूलिया दबे स्वर में कहती है जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। मतलब यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जूलिया को अब एक एक थिंग एकदम नीट, एकदम ठीक से याद है। इसलिए वो कहती है कि नहीं, दबे स्वर में, मतलब वो धीरे से ही बात करती है कि नहीं मालिक, मैं यहाँ 2 महीने और 5 दिन हुए मैं यहाँ काम कर रही हूँ। फिर 2 महीने भी नहीं, 5 दिन भी हुए, ऐसा वह याद दिलाती है गृहस्वामी को। आगे देखिए, गृहस्वामी कहते हैं क्या कह रही हो जूलिया, ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। हाँ, तो 2 महीने के बनते हैं 8 रूबल, 60 रूबल, सॉरी। लेकिन 60 रूबल तभी बनते हैं जब महीने में तुमने एक दिन भी छुट्टी न ली हो। तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है, उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ कोल्या को घुमाने के लिए ले गई हो। और ये तो तुम भी मानोगी कि बच्चे को घुमाने के लिए ले जाना कोई काम नहीं होता। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पे गृहस्वामी कहते हैं कि तुम ये क्या कह रही हो, मतलब क्योंकि जूलिया कहती है ना कि वो उसे काम करके कितना टाइम हुआ, 2 महीने और 5 दिन, है ना। यहाँ पे देखिए, हमने देखा था, उसने कहा था जूलिया ने। फिर गृहस्वामी कहते हैं कि नहीं, तुम गलत कह रही हो, तुम्हें ठीक, मतलब एकदम 2 महीने ही हुए, कुछ 5 दिन एक्स्ट्रा नहीं हुए तुम्हें यहाँ पे काम करके। उन्होंने फिर से वही बात दोहराई कि उन्होंने सब कुछ डायरी में नोट कर रखा है। हाँ, फिर अपनी बातों पर वो आगे जाते हैं और कहते हैं कि 2 महीने का कितना हुआ। फिर वो कैलकुलेशन करते हैं। तो 60 रूबल कैसे, देखिए, 1 महीने के कितने हुए, 30 रूबल, और फिर 2 महीने के हो गए 60, 30 और 30 60, तो वह कहते हैं 60 रूबल हो गए। पर वह कहते हैं 60 रूबल मैं तभी दे पाऊंगा ना जब तुमने एक भी छुट्टी ना ली हो महीनों में। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुमने इतवार के दिन तो छुट्टी ली थी, उस दिन तुमने कोई भी काम नहीं किया था। हाँ, सिर्फ कोल्या ये बच्चे का नाम है, मतलब केंद्र में जो एक बच्चा है उसका नाम है, उसे तुम घुमाने ले गई थी कोल्या को, और फिर तुमने कुछ भी काम नहीं किया। और घुमाने ले जाना थोड़ी ना कोई काम होता है, नहीं, तो कुछ भी नहीं किया था उस दिन, तुमने छुट्टी मनाई थी, और भी 3 दिन तुमने छुट्टी ली थी, ठीक है ना। अभी इसका भी कंफर्मेशन वो जूलिया से मांगते हैं कि मैं बराबर कह रहा हूँ ना। फिर जूलिया दबे स्वर में कहती है जी, आप कह रहे हैं तो ठीक, और वैसे ही वह रुक जाती है। तो उसे ऐसा लगता है कि ठीक है, अभी आप कह ही रहे हो इतना, तो ठीक है, फिर गलत क्यों कहूँ मैं, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर गृहस्वामी कहते हैं अरे भाई, एक मिनट, हाँ, जस्ट अ सेकेंड। तो फिर गृहस्वामी कहते हैं अरे भाई, मैं क्या गलत कह रहा हूँ।
हाँ, तो 9 इतवार और 3 छुट्टियाँ यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया, यानी तुम्हारे 12 रूबल कट गए। उधर कोल्या 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया। पिछले हफ्ते शायद 3 दांतों में दर्द रहा था और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी। तो 12 और 7 19 19 नागे। हाँ तो भाई घटाओ, 60 में से 19 कितने रहते हैं? 41 रूबल। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे हम कुछ नोटिस कर रहे हैं, और वो क्या है कि जैसे जैसे ये बातें आगे बढ़ती जा रही, वैसे वैसे गृहस्वामी क्या कर रहा है, अब ये जूलिया के पैसे काट रहा है। करेक्ट और नॉट करेक्ट? तो अभी आगे वह कहता है कि जैसे वो कहते हैं कि जी आप कह रहे हो तो ठीक ही होगा, तो वो कहते हैं अरे फिर मैं क्या झूठ कह रहा हूँ। हाँ, फिर अपनी बातों पर आगे बढ़ते हुए कहता है हाँ तो 9 इतवार तक तुमने छुट्टियाँ ली और फिर 3 छुट्टियाँ, फिर 9 + 3 कितना हो गया? 12। फिर उसने कहा कि 12 दिन तुमने काम नहीं किया, तो 12 रूबल तुम्हारे कट गए। और फिर उसने कहा कि कोल्या मतलब वो लड़का 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया, और जब कोल्या बीमार था 4 दिन के लिए तब तुमने सिर्फ वान्या को पढ़ाया था पिछले हफ्ते, तो शायद 3 दांतों में दर्द रहा था और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी। तो 12 और 7 मतलब उसने ऐसे और दिन बढ़ाए, तो कितने हो गए? 12 और 7 19 हो गए। फिर 19 नागे ऐसा कहते वो कहता है कि अभी यहाँ पे हमारे 60 में से 19 घटा दो, कितने बचे? 41 रूबल। ठीक है, फिर से वह जूलिया से कंफर्मेशन मांगता है। ठीक है, तो फिर ऐसे वो कंफर्मेशन जूलिया को मांगता है। फिर जूलिया अभी कुछ क्या कहेगी बेचारी, फिर वो रुआंसू हो जाती है, मतलब एकदम निराश हो जाती है, एकदम रोते हुए सर में, एकदम नहीं क्या, हम बहुत सैड होते हैं, ऐसे डीप आवाज़ में वो कहती है जी हाँ। फिर वो कहती है ठीक है, जैसा आप कह रहे हैं तो ठीक है। फिर गृहस्वामी अपने डायरी के पन्ने उलटता है, मतलब पलटता है, और वैसे ही वो कहता है कि हाँ याद आया। अभी वो फिर से कुछ याद करता है। फिर वो कहता है कि 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। अभी देखिए अचानक ही ये कहता है कि हाँ 1 जनवरी को, मतलब 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट भी तोड़ी थी और प्याली। अभी यहाँ पे प्याली क्या है? कप। और वो बशी कहते हैं ना, हम वो उसे प्याली कहते हैं। तो उसने कहा कि तुमने वो भी तोड़ा था, और वो जो प्याली थी वो बहुत कीमती थी, बहुत एक्सपेंसिव थी, मगर मेरे भाग्य में तो हमेशा नुकसान उठाना ही बदा है। फिर वो कहते हैं लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे भाग्य में, मतलब भाग्य मतलब यहाँ पे भाग्य मतलब नसीब, तो वो कहते हैं कि मेरे नसीब में तो अभी नुकसान उठाना ही लिखा है, तो क्या कर सकते हैं। मैंने जिसका भला करना चाहा उसने मुझे नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। खैर मेरे भाग्य, मतलब एकदम ऐसे नो एक्सप्रेशन के साथ वो बोल रहा है, इसलिए यहाँ पे आपको यहाँ पे ये विस्मय बोधक चिन्ह दिख रहा है, मतलब एकदम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए वो कहता है कि लेकिन मैं क्या करूँ, मैं भी जिसका भला करना चाहता हूँ वो उल्टा मेरा ही नुकसान करता है, और फिर मेरा नुकसान करने में वो कोई कसर नहीं छोड़ता। कसर ना छोड़ना मतलब कोई कमी ना छोड़ना, कोई कमी ना रह जाना। तो नुकसान कराने में तो मेरी कोई कमी ही नहीं करते ये लोग।
फिर वो कहता है खैर मेरा भाग्य, मैंने क्या करे, अभी ये मेरा ऐसा भाग्य है, तो मेरा ऐसा नसीब है, तो मैं किसी को कुछ कह भी नहीं सकता। फिर आगे बढ़ता है और कहता है हाँ, तो मैं प्याली के 2 रूबल ही काटूंगा। तो वो बोलता है प्याली तोड़ने के मैं वो 2 रूबल भी, सिर्फ 2 ही रूबल काटूंगा। अब देखो, उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया और वहाँ किसी टहनी की खरोच लगने से बच्चे की जैकेट फट गई। तो उसने कहा कि उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया था और इसलिए एक बच्चे की जैकेट भी फट गई। फिर उसने उस जैकेट के लिए उसने 10 रूबल और काट दिए। इस तरह तुम्हारी लापरवाही मतलब केयरलेसनेस, ध्यान न देना, एकदम लापरवाही करना, उसके वजह से घर की सफाई करने वाली नौकरानी मारिया ने वान्या के नए जूते चुरा लिए। मतलब तुमने ध्यान नहीं दिया, इसीलिए घर की जो सफाई करने वाली नौकरानी का नाम मारिया था, उसने वान्या, वो एक बच्ची है, उसके नए जूते चुरा लिए। फिर वो थोड़े 1 सेकेंड रुक गया और फिर रुक कर उसने पूछा कि तुम मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं, क्योंकि वो कहते ही जा रहा है, आपने देखा है इतना बड़ा उसने कहा, मतलब वो कहते ही जा रहा है। फिर इसलिए उसे लगा कि ये जो जूलिया है ये इसकी बात सुन भी रही है या सिर्फ कुछ अपने ही ख्यालों में व्यस्त है। तो वो पूछता है क्या तुम मेरी बात सुन रही हो। फिर जूलिया मुश्किल से अपनी रुलाई रोकते हुए जी सुन रही हूँ, मतलब वो एकदम एकदम इतनी सैड हो गई थी। अभी देखिए, अगर कोई बस अपनी गलतियाँ ही निकालते जाए तो हम सैड नहीं होगे क्या, होगे। तो वो बेचारी एक तो ज़्यादा कुछ बोलती नहीं थी, उसके शांत स्वभाव के कारण वह कुछ ज़्यादा कहती नहीं और अपने रोनेपन को एकदम रोकते हुए वो कहती है जी मैं सुन रही हूँ कि आप क्या कह रहे। फिर गृहस्वामी कहता है हाँ हाँ ठीक है, अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करना है, तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसा कटेंगे या नहीं, मैं ठीक कह रहा हूँ ना। फिर वो कहता है कि जैसे वो कहती कि हाँ मैं सुन रही हूँ आप क्या कह रहे, तो वो अपनी बात आगे बढ़ाता है और कहता है कि जूलिया तुम्हारा काम क्या है, यही कि तुम्हें बच्चों को अच्छे से पढ़ाना है, उनकी देखभाल करनी है, उनकी केयर करनी है, और इसी बात के लिए तुम्हें पैसे मिलते हैं। और तुम अगर अपने काम ठीक से नहीं करोगी तो तुम्हारे पैसे कटेंगे ही ना, मैं ठीक ही तो कह रहा हूँ ना। तो जूतों के 5 रूबल और कट गए। और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। फिर और एक्स्ट्रा उसने याद किया या कुछ तो अपने मन से बोल दिया कि 10 जनवरी को भी मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे, वो भी उसे याद आया। फिर जूलिया लगभग मतलब एकदम रोते हुए ही वह कहती है, एकदम रोने जैसा, कि जी नहीं, आपने कुछ नहीं आगे नहीं कह पाती। जैसे वो कहता है कि मैंने 10 जनवरी को ही तुम्हें 10 रूबल दिए थे, तो जूलिया कहती है कि जी नहीं, आपने कुछ नहीं, और जैसे वो कुछ कहना चाहती है, गृहस्वामी उसकी बात काट देता है। बात काट देना मतलब देखिए, सपोज मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, अब मैं सपोज आपके साथ बात कर रही हूँ कि नमस्कार बच्चों, आप क्या, और उतने में ही एक बच्चा बोलता है नहीं मिस रुक जाइए, तो ऐसे बात काट जानी होती है। जैसे मतलब वह कह रही है, उसकी बात कट गई, ये वो जैसे ही कहती कि जी नहीं, आपने कुछ नहीं दिया था, ये पूरा करने से पहले ही वो बीच में गृहस्वामी कहता है, क्या कहते हैं कि अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, मैं डायरी में हर चीज़ नोट कर लेता हूँ, तुम्हें यकीन ना होता तो दिखाऊँ डायरी। तो वह कहता है अरे रे, मैं थोड़ी ना झूठ बोलता हूँ, तुम गलत समझ रही हो, अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो मेरी डायरी दिखाओ, क्योंकि मैं उसमें हर चीज़ नोट डाउन कर लेता हूँ। डायरी के पन्ने यूं ही उलटने लगते हैं, मतलब यूं ही, मतलब अपने हाथों से कोई भी पन्ना ऐसे उलटने गृहस्वामी लग जाता है। और फिर जूलिया
अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। अगर आप कह ही रहे कि आपने दिए होंगे तो ठीक है, दिए होंगे। बेचारी ज़्यादा बोलती नहीं। अभी हमसे इसे क्या पता चलता है कि वो बेचारी कुछ ज़्यादा बोल नहीं रही है। इस बात का फ़ायदा उठाते हुए वह मालिक उस पे एकदम बहुत बुरा बर्ताव उसके साथ कर रहा है, मतलब उसकी मासूमियत का वह फ़ायदा उठा रहा है। तो देखिए आगे गृहस्वामी एकदम कड़े स्वर में, एकदम स्ट्रिक्ट आवाज़ में कहता है, दिए होंगे नहीं, दिए हैं। मतलब तुम कह रही हो दिए होंगे, मतलब शायद दिए होंगे, शायद बात कुछ नहीं, मैंने दिए हैं, ठीक है, ऐसा वो कहता है जूलिया को एकदम कड़क स्वर में। घटाओ 27 41 में से बचे 14। क्या हिसाब ठीक न है ना? तो वो कहता है, अभी देखिए बचे कितने, 14 रुपए, हिसाब ठीक है ना? फिर जूलिया फिर कहती है, क्योंकि वो उसे फिर से पूछता है, तो फिर जूलिया अपने आंसू पीती हुई कांपती आवाज़ में, आंसू पीती मतलब अपने आंसू को पोंछते हुए सॉरी, एकदम कांपते हुए आवाज़ में कहते हैं, मतलब एकदम कैसे डर जाते हैं हम। तो ऐसे स्थिति में वह है, वह उसकी पूरी स्थिति हर वक्त बताई गई है, यहाँ पे दर्शाई गई है। और फिर वह कहती है, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वो मुझे मालकिन ने दिए थे, सिर्फ 3 रुबल, ज़्यादा नहीं। फिर वो कहता है कि मुझे अब तक एक ही बार पैसे मिले थे और वो भी मुझे सिर्फ मालकिन ने दिए थे। मालकिन गृहस्वामिनी की जो भी पत्नी है उन्होंने दिए थे। कितने? सिर्फ 3 रुबल, ज़्यादा नहीं दिए थे। फिर गृहस्वामी कहता है, जैसे आसमान से गिरा हो, मतलब एकदम बहुत बड़ी बात हो गई हो, जैसे क्या वो कह रहा है। अच्छा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे तक नहीं बताई? तो फिर वो कहते हैं, अरे बाप रे, ये भी हुआ था क्या, मुझे तो पता ही नहीं था। मतलब जैसे कि बहुत ही बड़ी बात हो गई। हुआ कुछ नहीं था, बस इतनी सी बात थी कि सिर्फ 3 ही रुबल उसकी मालकिन ने दिए थे, वो भी बेचारी ने बता दिया सामने से, जबकि गृहस्वामी ने उसका जिक्र भी नहीं किया। तब भी उसने बेचारी ने बता दिया था। तब भी ये गृहस्वामी उससे कहता है कि उसे तो लगता है जैसे कि आसमान से ही गिरा हो, मतलब बहुत बड़ी बात हो गई हो। आसमान से गिरना मतलब बहुत बड़ी बात हो जाना, ऐसे एकदम शौकीन आवाज़ में वो कहता है। इसलिए वहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह भी दिया गया, अच्छा के बाद, अच्छा, ऐसे एकदम वो कहता है, इतनी बड़ी बात हो गई और तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताया भी नहीं, मतलब उसकी पत्नी ने उसे बताया तक नहीं। देखो, तुम ना बताती तो जाता ना अनर्थ। तो क्या बोलता है कि अगर तुम नहीं बताती हो तो हो जाता ना अनर्थ। खैर, देर से ही सही, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। फिर वो कहता है, ठीक है, अच्छा हुआ तुमने बता दिया, चलो कोई बात नहीं, इसे भी मैं डायरी में नोट कर लेता हूँ, ऐसा वो कहता है, गृहस्वामी कहता है, और डायरी खोलकर उसमें कुछ लिखता है। हाँ, तो फिर वह आगे बढ़ता है। 14 में से 3 और घटा दो, बचते हैं 11 रुबल, देते हुए संभाल लो, गिन लो, ठीक है ना? फिर वो 14 में से और 3 कट कर लेता है, फिर बचे कितने, 11 रुबल, और वो उसे देता है और कहता है, संभालो इसे और गिन लो कि 11 रुबल दिए भी है या नहीं, और बताओ, ठीक है ना? फिर जूलिया अपने कांपते हुए हाथों से रुबल लेती है और कांपते ही स्वर में कहती है, जी धन्यवाद, क्योंकि वो एक बेचारी एकदम डर गई होती है। फिर गृहस्वामी अपना गुस्सा नहीं संभाल पाता, ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जूलिया, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं, और तुम इसके बावजूद मुझे धन्यवाद दे रही हो। गुस्से में आवाज़ कांपने लगती है। फिर अभी देखो, स्टोरी में एकदम से ट्विस्ट आ गया है। क्या ट्विस्ट आ गया? फिर वह गृहस्वामी कहता है कि तुम मुझे धन्यवाद क्यों दे रही हो? मतलब देखो, हमें पता है कि यहाँ तक अब तक जो भी हुआ, गृहस्वामी को पता है कि अब तक उसने जो भी अपने मन से बका है वो सब गलत है,
सब झूठ होने के बावजूद भी वह उसे धन्यवाद के लिए, सिर्फ इतने से पैसे देने के लिए, सिर्फ इतनी सी तनख्वाह देने के लिए। फिर वह बहुत एकदम गुस्से से, अपना गुस्सा वो कंट्रोल नहीं कर पाता और एकदम ऊंचे स्वर में बहुत ज़ोर से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम मुझे धन्यवाद कैसे कह सकती हो, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है। ठग लेना मतलब मैंने तुमसे अब तक जो भी कहा सब झूठ कहा है, तुम्हें मैंने धोखा दिया है, तुम्हें धोखे में रखकर तुम्हें कुछ भी अपने मन से बका है, और तुम्हारे जो भी पैसे हड़प लिए, हड़प लेना मतलब बिना बताए कुछ ले लेना, तो तुम्हारे सारे पैसे मेरे पास ही है और तुम उसके बावजूद मुझे धन्यवाद कह रही हो। ऐसे उसकी आवाज़ गुस्से में कांपने लगती, क्योंकि उसे पता है वो जो कर रहा था एकदम गलत कर रहा था। तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि गृहस्वामी जूलिया की परीक्षा ले रहा था कि वह क्या कुछ कहती है या नहीं, इसलिए वो अपने मन से पका जा रहा था। लेकिन जूलिया है कि कुछ कह ही नहीं रही और उसके बजाय धन्यवाद कह रही है, तो वो और गुस्से में आ गया। फिर जूलिया आगे कहती है, जी हाँ मालिक। फिर गृहस्वामी गुस्से से तुतलाने लगता है, मतलब एकदम गुस्से से भड़क जाता है। जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक, क्यों क्यों जी हाँ मालिक। फिर वो अभी वह इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वह उसे रिस्पेक्ट से बात करती है। फिर वो और गुस्से में आ जाता है, अरे इतना सब कुछ तुम्हारे साथ, इतना अन्याय हो रहा है, तुम्हें तुम्हारा अधिकार नहीं मिल रहा है, तब भी तुम इतनी रिस्पेक्ट से कैसे बात कर सकती हो, क्यों तुम ऐसे कर रही हो। फिर जूलिया एकदम डर जाती है, भयभीत स्वर में एकदम डर जाती है और कहती है, एकदम भयभीत स्वर में वह कहती है, क्योंकि इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया उन लोगों ने तो मुझे एक पैसा तक नहीं दिया, आप कुछ तो दे रहे हो। फिर देखिए बेचारी जूलिया वो कहती है कि क्योंकि मैंने इससे पहले जितनी जगहों पे काम किया उतनी जगहों पे उन लोगों ने मुझे एक पैसा भी नहीं दिया, और ठीक है उसके बजाय आप मुझे कुछ तो दे रहे हो, इसलिए मैं उसी में खुश हूँ और इसलिए मैंने ऐसा कहा। मतलब वो अपनी बात का एकदम एक्सप्लेनेशन देते हुए कहते हैं। आई एम सो सॉरी चिल्ड्रन, वो बीच में कॉल आ गया था। वी विल कंटिन्यू। तो गृहस्वामी गुस्से से हाँ ये देखा था ना हमने। फिर आगे गृहस्वामी क्रोध के कारण कांपते हुए एकदम उत्तेजित स्वर में एकदम चिल्लाते हुए वे कहता है, उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा तक नहीं दिया जूलिया, मुझे ये बात जानकर जरा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। स्वर धीमा कर, एकदम उसका स्वर धीमा हो जाता है। फिर वो कहता है, उन लोगों ने तुम्हें एक भी पैसा नहीं दिया, ये बात जानकर मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? देखिए जूलिया, मुझे इस बात के लिए माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया। क्रूर मजाक मतलब थोड़ा सीरियस बट एक मजाक टाइप, मतलब वो सब झूठ होता है। तो मैंने तुम्हें अब तक जो भी कहा, जब छोटा सा ड्रामा किया मैंने तो तुम्हारे साथ, तुम्हें न बताते हुए तुम्हारी भावना के साथ खेला, उसके लिए तो मुझे माफ़ कर दो, ऐसा गृहस्वामी कहता है। और फिर पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था, पर ये सब उसने क्यों किया, इसके पीछे की क्या वजह थी? क्योंकि वह उसे सबक सिखाना चाहता था। कैसा सबक? देखो जूलिया, मैं तुम्हारा एक पैसा नहीं मारूंगा। उसने कहा कि देखो जूलिया, मैं तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगा। जेब से निकाल कर, यह है तुम्हारे 80 रूबल। तो मतलब पूरे के पूरे पैसे वह उसे देता है। देखिए क्योंकि 40 और 40 80 हो गए 2 महीने के, तो वो देता है कि ये रहे तुम्हारे पूरे पैसे 80 रूबल, मैं अभी इन्हें तुम्हें दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूँगा। फिर वह कहता है, ये पैसे तुम्हारे सारे के सारे पैसे मैं देना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे कोई पैसे अपने पास नहीं रखना चाहता, लेकिन उससे पहले, पैसे देने से पहले वह उससे कुछ पूछना चाहते हैं। तो क्या पूछना चाहते हैं कि जूलिया, क्या ये ज़रूरी है कि इंसान भला कहलाने के लिए इतना दब्बू, भीरू और बोदा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न करे, बस खामोश रहे और सारी जातियों
सहता जाए? नहीं जूलिया, नहीं। इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। फिर वह कहता है, वो कुछ प्रश्न आगे रखता है कि वह कहता है कि इंसान क्या इतना कमज़ोर है कि वो अपने हक के लिए लड़ तक नहीं सकता? क्या इंसान इतने कमज़ोर है क्या? बोलो। इतने कमज़ोर कि वह बस शांति रहे, उनके साथ अन्याय होते जा रहा है, होते जा रहे हैं, और वो कुछ भी ना कहे? क्या इतना खामोश रहना ठीक है? तो वो कहता है, नहीं जूलिया, ये खामोशी बिल्कुल अच्छी नहीं है। इसका कोई उपयोग नहीं है। हमें आवाज़ उठानी चाहिए। हम हमारे अधिकारों का खिलवाड़ नहीं होने देना चाहिए, उसका विरोध हमें करना चाहिए। अपने को बचाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, क्रूर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। मतलब ये जो स्ट्रिक्ट, ये जो संसार है जहाँ पे बहुत सी गलत चीज़ें भी होती है, अच्छी चीज़ें भी होती है, दोनों होती है, पर जब कुछ गलत होता है ना, उन सब से तुम्हें लड़ना होगा। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी शक्ति के साथ। मतलब पूरी शक्ति के साथ तुम्हें इन जो भी तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, अपने अधिकारों के लिए, अपना जो कुछ भी मान है उसे पाने के लिए, सम्मान है उसे पाने के लिए तुम्हें लड़ना होगा पूरी शक्ति के साथ। मत भूलो जूलिया, इस संसार में दब्बू और ऋण रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। फिर वह कहता है कि जूलिया, तुम एक बात मत भूलो कि ये जो पूरा वर्ल्ड है, ये जो पूरी दुनिया है, इस दुनिया में जो डरपोक लोग हैं, जो कुछ नहीं कहते, जो सब सहते जाते हैं, उन लोगों का कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है। फिर से वह दोहराता है। और इस तरह यह कहानी ख़त्म होती है। फिर आप क्या सीखे इससे? बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगी, ये पाठ हमें बहुत अच्छा कुछ सिखाता है। और वो क्या सीख देता है, यह है कि हम, अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा हो ना, तो हमें आवाज़ उठानी चाहिए। हम चुपचाप रहकर सब सहते जाए, यह है कहाँ का न्याय है? ये सब गलत है। इसके साथ कुछ हम अच्छा नहीं कर रहे, कुछ महान नहीं बन रहे हम। अगर हमारे साथ गलत हो रहा है, अगर हम सह रहे हैं, तो कुछ अच्छा नहीं कर रहे हम। उल्टा हम अपने आप पर अन्याय कर रहे हैं, अपने आप से ही हम धोखा दे रहे हैं। इसलिए बच्चों, ये बात बहुत ज़रूरी है कि हमें अपनी मान सम्मान की इज्जत करनी चाहिए। अगर लोग हमारे साथ अन्याय करें, तो हमें उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। अगर लोग हमें हमारा अधिकार ना दे, तो हमें उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, लड़ना चाहिए पूरी शक्ति के साथ। हमारी खामोशी का लोग अक्सर फ़ायदा उठाएंगे, लेकिन हमें सावधान रहना होगा, हमें सतत रहना होगा। क्योंकि इस दुनिया में शांत लोगों के लिए, शांत लोग मतलब शांत लोग नहीं, पर जो लोग डरपोक है, एकदम दब्बू मतलब सब कुछ सह लेते हैं, उन लोगों का कोई स्थान नहीं है। सब कुछ सहना तो ठीक है, पर अन्याय सहना नहीं। उन लोगों का कोई स्थान नहीं है इस संसार में। इसलिए अगर तुम्हारे साथ थोड़ा भी कुछ गलत हो रहा हो ना, तो तुम्हें सीखना चाहिए कि तुम्हें आवाज़ उठानी आनी चाहिए। तो ये सबक सिखाने के लिए कितनी अच्छी तरीके से, मतलब अगर ये सब कहने के बावजूद, मतलब ये सब कहने के बाद, सॉरी नॉट बावजूद, ये सब कहने के बाद जूलिया को कितनी अच्छी सीख मिली होगी। उसके बाद क्या, जूलिया अगर किसी, मतलब कोई जूलिया के साथ अगर ऐसा कोई अन्याय कर रहा हो, तो क्या वो सहेंगी? नहीं सहेगी, वो अपनी आवाज़ उठाएगी। तो ये बहुत अच्छी सीख है। ठीक है बच्चों, ये आपको भी अपने लाइफ में फॉलो करनी है कि अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा हो, तो शांत रहना उसका समर्पण नहीं है, उसका कोई सलूशन नहीं है। शांत रहना या फिर सब कुछ अन्याय सह लेना, यह अपने आप पर ही एक बहुत बड़ा अपराध है। इसीलिए अगर हमारे साथ कुछ भी गलत हो रहा हो, तो हमें उसके खिलाफ आवाज़ उठाना आनी चाहिए। समझ में आ गया सबको? I hope everyone understand, and this is my new channel, so please like, subscribe and share if you like my this video. Thank you everyone, take care.
और ये जो अच्छी सीख मिली है आपको, ये आपको अपनी लाइफ में भी फॉलो करनी है। थैंक यू, बाय बाय।